शॉप रन करते हैं उनमें भी लाखों रुपए का माल था, और ऊपर हमारी अपनी शॉप थी वो रेंट पे दी हुई थी। तो अब ये सब जल चुका है, मलबा हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है। मेरे अपने बांझे, हमारी शॉप है, ये बांझों का पता ही नहीं चल रहा है किधर है। रात को जो फोन आया वो रोते हुए फोन आया था मेरे छोटे भाई का। वो रोते हुए ये कह रहा था कि ना मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो बेचारे जो अंदर रह गए हैं वो अंदर ही रह गए। उन माओं पर क्या गुजर रही होगी, उन घर वालों पे क्या गुजर रही होगी कि जिनके बच्चों के आखिरी लम्हात तक की जो है वो मोबाइल के जरिए से उनकी आवाजें आ रही थी और फिर उन्होंने कहा कि अब मैं बात नहीं कर पा रहा। जब तक जो मिसिंग लोग हैं इस वक्त, जो अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं, उनको हम रिकवर नहीं करते, तब तक ये सर्च ऑपरेशन जो है जारी सारी रहेगा। हुकूमत सिंध की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में 12,000 से 15,000 तक अफराद आतिशज़दगी के वाक़यात में जान की बाजी हार जाते हैं। पाकिस्तान भर में होने वाले आतिशज़दगी के इन वाक़यात में 1 खरब रुपए से ज़ायद के माली नुकसान के अलावा तकरीबन 1,50,000 अफराद झुलस कर जख्मी होते हैं। आतिशज़दगी के इन वाक़यात में जाँ बहक होने वालों की तादाद का तखमीना मीडिया रिपोर्ट्स और माहिरीन के बयानात से लगाया जाता है। सरकारी सतह पर आमतौर पर इस किस्म के वाक़यात के मुतासरीन का जिक्र नहीं किया जाता। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इन हादसात व वाक़यात की तादाद पर डाली जा सकती है। 2024 पंजाब में मजमूई तौर पर आतिशज़दगी के 28,018 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 2024 में सिर्फ कराची शहर में आतिशज़दगी के 2,950 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 2025 में सिर्फ कराची शहर में आतिशज़दगी के 2,524 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 2025 में रावलपिंडी में आतिशज़दगी के 1,704 वाक़यात रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 2 बरसों में मुल्क भर के बड़े शहरों, कस्बात और देहात में आतिशज़दगी के इन हज़ारों वाक़यात और इनमें एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 25,000 पाकिस्तानियों के जाबहक होने और हजारों करोड़ रुपए के नुकसानात जैसे अलमिये पर पाकिस्तान की चारों सूबाई असम्बलियों समेत नेशनल असम्बली में किसी एक मुअज़्ज़िज़ रुकने पार्लियामेंट ने एक जुमला भी नहीं कहा। ना किसी स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से या शहरियों की जान या उनके अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कायम की जाने वाली खुसूसी कमेटी ने कोई बयान जारी किया या किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कराची में आतिशज़दगी के हालिया खौफनाक वाक़ये में जाँ बहक होने वालों की बाक़ियात तलाश करने का काम जारी है और इस सानहे में होने वाले जानी नुकसान के बारे में मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जा रहे हैं। ये कहना मुश्किल है कि इस सानहे में कितना जानी नुकसान हुआ है, क्योंकि बदकिस्मती से झुलस जाने वालों की शनाख्त एक पेचीदा अमल है और इसके बारे में हतमी ऐलान इंसानी बाक़ियात की फ्रांसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद होगा। गुल प्लाजा में मौत से हमकनार होने वालों की तादाद का अंदाज़ा लगाने के लिए ये ताज़ा तरीन खबर काफ़ी है कि बुध की शाम सिर्फ एक दुकान से 30 अफराद की लाशें और इंसानी आज़ा मिले थे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डिपार्टमेंट के जारी करदा एक बयान के मुताबिक गुल प्लाजा में 1200 दुकानें थीं जो इस वाक़ये में मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं और माली नुकसान का अंदाज़ा अरबों रुपए में है। फायर में बेसिक चीज़ जो देखी जाती है कि 3 मिनट में फायर जो है वो फुल ब्लोन हो जाती है। अगर टाइमली रिस्पॉन्ड कर जाए, यानी कि टाइमली इंफॉर्मेशन इमरजेंसी सर्विसेज तक आ जाए और इमरजेंसी सर्विस टाइमली मोबिलाइज हो जाए और इंसिडेंट साइट पे पहुंच जाए, तो फिर जो है वो आग पे काबू पाया जा सकता है। अदरवाइज़ वर्ल्ड की बेस्ट फायर फाइटिंग सर्विसेज आ जाएं, उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है वंस द फायर इज़ फुल ब्लोन। जब एक फुल ब्लोन फायर है उसको इतना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उस पर काबू पा सकें। बाकी मैं ये कहूँगा देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने कहा कि फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट है, फायर व्हीकल्स हैं, फायर के स्टाफ की फ़िटनेस है, उनकी ट्रेनिंग है, उनकी रिहर्सल्स हैं, रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स हैं। ये हमें इस पे फोकस करना चाहिए। खौफज़दा होने के लिए यही काफ़ी है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में 90% रिहायशी, कमर्शल और सनती इमारतों में आग से बचाव
और आग बुझाने का निज़ाम मौजूद नहीं। ये तो हालत है पाकिस्तान के सबसे बड़े रिहायशी और तिजारती मरकज़ की। अगर दूसरे शहरों और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ देखा जाए तो यहाँ सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं। वफाकी सेक्रेटेरिएट की इमारतें जहाँ से पूरे मुल्क का निज़ाम चलाया जाता है, वहाँ पर आग बुझाने के आलात तो नज़र आते हैं, लेकिन उनमें से कितने काबिले इस्तेमाल हैं और ख़ास तौर पर हादसाती तौर पर भड़क उठने वाली आग को बुझाने के लिए शायद एक भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पानी स्टोरेज बनाई गई हो। राहदारियों में लटकी इक्का दुक्का बाल्टियों में रेत तक मौजूद नहीं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेटली कि चाहे रिहायशी इमारतें हों, तिजारती हों या सनती हों, इनमें किसी किस्म का फायर फाइटिंग का निज़ाम मौजूद नहीं है और ये कोई हवा में बात नहीं है, इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले 2023 में इसी तरह की एक हौलनाक आग लगी थी कराची के एक शॉपिंग मॉल में, जिसमें 10 से 12 लोग गालिबन जो है वो जाँ बहक हो गए थे। उसके बाद KMC ने अपने पार्ट पे जो रोल प्ले करना था वो किया उन्होंने, उसकी फायर फाइटिंग पे अपना एक सवालिया निशान मौजूद है, लेकिन फौरी तौर पर जो एक रिस्पॉन्स हो सकता था वो उन्होंने दिया और उन्होंने एक सर्वे करवाया तमाम कराची की तमाम मोस्टली तिजारती नौइयत की इमारतों का। तो उसमें ये बात सामने आई, फायर ऑडिट के नाम से पूरा एक सर्वे हुआ कि इनमें बेशतर इमारतों में 80 से 90% नंबर गालिबन सैकड़ों में हैं उनके, उसमें फायर फाइटिंग का और इमरजेंसी एग्जिट का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। और इस बिल्डिंग रेगुलेशन की जो जिम्मेदारी है, अगर इस निज़ाम की कमी को पूरा करने की और इस कानून पर अमल दरामद करने की जो जिम्मेदारी है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की है। तो वो जो बात सामने आई उसमें KMC ने अपनी रिपोर्ट जो है वो SBCA को दी और SBSA से ये गुजारिश की कि वो इस पर अमल दरामद करे और इन तमाम इमारतों में फायर एग्जिट को और एमरजेंसी को और आग से फायर फाइटिंग के निज़ाम को अमली तौर पे यकीनी बनाए कि बिल्डिंग में मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ के इदारों का मामला है और ख़ास तौर पे जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, वो एक बिल्कुल ज़बान ज़द आम है, इसमें किसी किस्म की कोई राय नहीं है कि वो कैसा इदारा है। तो ये बुनियादी जिसे कहना चाहिए क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, अगर नेग्लिजेंस भी है तो वो उस इदारे की है कि उस पर कोई किसी किस्म का जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं उनके लिए जो है वो बाकायदा फायर सेफ्टी जो रेगुलेशंस हैं वो भी नोटिफाइड है, हुकूमत पंजाब ने भी तौर पे किए हुए हैं। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि उनके ऊपर अमल दरामद कराया जाए। जितनी नई बिल्डिंगें बन रही हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनमें ये चीज़ें की जा रही हैं। पुरानी बिल्डिंग्स में एक चैलेंज है, जहाँ पे आज हम अगर जदीद फायर सर्विस का निज़ाम बनाते हैं वहीं पे साथ ज़रूरी है कि बिल्डिंग में जो हिफाजती तदाबीर है उनको मद्देनज़र रखा जाए। लेकिन एक हर घर के अंदर एक जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं है उनमें उस लेवल तक जो है वो चीज़ मुश्किल होती है। बाहर के ममालिक में भी जो है वो एक सेपरेट अलार्म्स मिलते हैं, वो आप लगा सकते हैं ताकि उसमें आप लोग महफूज रहें। लेकिन जो इस वक्त में सबसे बड़ी प्रॉब्लम देख रहे हैं, जो हमने पहले 2 हफ्तों के अंदर ही देखा है, तकरीबन 19 तारीख तक 1000 वाक़यात हो चुके हैं। उसमें ज़्यादातर लोग हैं जहाँ पे लोगों की एक गफलत समझ लीजिए कि वो गैस लीकेज को खुला छोड़ जाते हैं। वहाँ पे अगर अलार्म हो भी तो ऐसी सूरत हाल के अंदर चैलेंज ये होता है कि जब अगर गैस लीकेज वहाँ पे हो रही है तो आपने जाके सिर्फ एक स्विच ऑन करना है, या अपना मोबाइल को आप थोड़ा सा छेड़ें, कहीं से भी छोटा सा भी स्पार्क हो गया तो पूरा एक धमाका हो जाता है। हाई राइज बिल्डिंग बेसिकली वो बिल्डिंग है जिसकी हाइट 15 मीटर या उससे ऊपर है, और जो पाकिस्तान का बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान है फायर सेफ्टी प्रोविजन के हवाले से, इसमें बहुत क्लियरली बता रहा है कि इसमें आपने अकॉर्डिंग टू हैज़र्ड क्या क्या चीज़ें फायर के हवाले से आपने लगानी है, जिसमें कि एक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है, फायर की डिटेक्शन सिस्टम है जिसमें स्मोक अलार्म्स हैं, इसके अलावा फ्लेम डिटेक्टर्स हैं, स्मोक डिटेक्टर्स हैं, हीट डिटेक्टर्स हैं, और उनकी इंटीग्रेशन है एक कंट्रोल पैनल के साथ। इसके अलावा सप्रेशन सिस्टम आपने कौन सा लगाना है, स्प्रिंकलर्स जो हैं हर बिल्डिंग में, रूम में, कॉरिडोर्स में कहाँ लगाने हैं, उनका एक दूसरे से डिस्टेंस कितना होगा, आपने एक्सटर्नल हाइड्रेंट कहाँ लगाने हैं, फायर की गाड़ी जो है उसको एक्सेस कैसे देनी है वहाँ पे। तो जो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान 2016 है, इसको बड़े एलैबोरेट तरीके से एलैबोरेट कर रहा है इस तमाम जो है वो प्रोसीजर को एज़ फार एज़ दिस फायर एंड लाइफ सेफ्टी इज़ कंसर्न। तो यहाँ पे ये होता है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक ऑनर है, बिल्डिंग ऑनर है, वो उस मैप को पहले MEP कंसल्टेंट से बनवाता है
और वो एक कमेटी होती है, जैसे पंजाब में जो है HLDC है, हाई लेवल डिज़ाइन कमेटी, इस्लामाबाद में DVC है, डिज़ाइन वेटिंग कमेटी, उसमें तमाम डायरेक्टरेट्स और बैठे हुए होते हैं उनके रैप, और वो उस मैप को एवेलुएट करते हैं और फिर इसके बाद उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं वो उसको कम्युनिकेट की जाती हैं, वो उनको दोबारा से एड्रेस करता है, रेक्टिफाई करता है, और फिर इसके बाद उसका प्लान अप्रूवल होता है। उस ऑनर को ये बताया जाता है कि आप अब अपनी बिल्डिंग जो है वो बना सकते हैं। जब वो कंप्लीट हो जाती है फिर इसके बाद दोबारा से उसकी जो है वो चेकिंग की जाती है कि क्या अकॉर्डिंग टू प्लान, अप्रूव्ड प्लान, क्या वो तमाम चीज़ें उसने इंश्योर की हैं और क्या वो वर्किंग में हैं। अगर वो वर्किंग में होती हैं तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देते हैं, और अगर नहीं होती तो फिर जो है वो उसको दोबारा से डायरेक्शन दी जाती है कि आप इस पे वर्किंग करें और अकॉर्डिंग टू अप्रूव्ड प्लान आप इसको एग्जीक्यूट करें। और इस तरह से ये एक प्रोसीजर होता है। लेकिन ये देखा गया है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आप जो इक्विपमेंट लगाते हैं उसमें जो ऑनर होता है या तो वो मॉडिफिकेशन कर देता है बिल्डिंग में, या वो इक्विपमेंट जो है वो फ्रीक्वेंटली या रेगुलरली उसकी जो है वो टेस्टिंग नहीं होती, और एज ए रिज़ल्ट जब वो फायर होती है या इस तरह का इंसिडेंट होता है उसमें ये इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा होता। दूसरी तरफ कमिश्नर कराची का कहना है कि गुल प्लाजा वाक़ये में किसी एक इदारे पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। उन्होंने मजीद कहा कि कोशिश होगी कि ऐसे मशवरे दें कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत के सामने रखेंगे। दूसरी जानिब गुल प्लाजा सानहे की तहकीकात जारी हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने तहकीकाती कमेटी के सरबराह कमिश्नर कराची को 7 फाइलें जमा करा दी। जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जिनके पास इख्तियार है, वज़ीर आला सिंध काबिज़ मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, ये सारे लोग इस साने के ज़िम्मेदार हैं, बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं। इसलिए ज़िम्मेदार हैं कि ये पिछले 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सदर उनका है, वज़ीर आला उनका है, मेयरशिप पे वो उन्होंने कब्ज़ा किया है और कराची के तमाम इदारों को तबाह कर दिया है। किसी इदारे की ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो बिल्डिंग कोड के हवाले से काम करता है, आज आप देखें किसी प्रोसीजर पर अमल नहीं किया जाता। जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपना किरदार अदा नहीं करेगा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी करप्शन का गढ़ बना रहेगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बिल्डिंग कोड पर अमल दरामद कराने में नाकाम साबित हुआ है। 75 से 80% इमारतें वो हैं कि जिनके अंदर इन सारे रूल्स रेगुलेशन पर अमल नहीं किया जाता, और यही वजह है कि पिछले 1.25 साल 1.5 साल में तकरीबन 2,500 से ज़ायद छोटे बड़े वाक़यात पेश आए हैं आग लगने के, जिसमें कीमती जाने भी ज़ाया गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नाकाम क्यों है, ये तो एक ऐसा जिसे कहना चाहिए सादा सा सवाल है कि बस जिसका जवाब कराची के मेरा ख्याल है बच्चे को पता है। अगर आप रैंकिंग करें इदारों के किसी भी सतह पे बदनुमानी या करप्शन के लिहाज से, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसका नंबर शायद वो टॉप में आता होगा कि वो इतना बदनाम इदारा है। कराची में जो एक कॉन्क्रीट जंगल जो डेवलप हो गया है उसकी बुनियादी वजह उस इदारे के अपने जो बिल्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद हैं उस पर अमल दरामद ना होना है। वहाँ के बारे में करप्शन और रिश्वत सतानी और दीगर बदनुमानियों की दास्तानें ज़बान ज़दे आम हैं। तो वो हैरान कुन ये है कि ये कोई अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है कराची में। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है। कराची में रिहायशी इमारतें या तजारती इमारतें गिरना, किसी किस्म का मखदूश होना, फायर का निज़ाम ना होना, ये बहुत आम सी बात है। मतलब ये कोई हैरान कुन नहीं है। और इतनी बेहंगम किस्म की वो डेवलप हो जाती हैं चीज़ें। जहाँ कभी हम गुल प्लाजा के इंसिडेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी आपने सुना होगा कि चंद 100 की गुंजाइश थी और सैकड़ों दुकानें उसमें तामीर थी। तो ये कैसे होता है, ये कनेक्शन क्या है? तो ये कोई अपने तौर पे तो कोई नहीं कर सकता, मैं और आप जाके अपने तौर पे तो नहीं कर सकते। यहाँ किसी एक रिहायशी प्लॉट पे कोई तामीर होने लगती है तो वहाँ जोन का जो भी SBCA का मुतल्लिक़ अफसर है वो पहुँच जाता है कि आपके घर की छत पड़ रही है, कैसे पड़ रही है, आपके पास नक्शा है कि नहीं है, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट। इतने स्मार्ट हैं, मतलब अपना काम करना हो तो वो इतना इसको एक्सप्लॉइट करते हैं चीज़ों को, और वो कानून को उसको अमल दरामद के लिए नहीं होता, वो ज़ाती फ़वाइद के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। इसीलिए SBCA पूरी तरह नाकाम है। गुल प्लाजा के बारे में सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी की कमिश्नर कराची को दी गई 7 फाइलों में से 3 गुल प्लाजा के ज़ेरे इल्तवा कोर्ट केसेस और खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात की दस्तावेज़ात हैं।
कराची शहर अपनी मुतहरिक तिजारत और सनती सरगर्मियों की वजह से मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करता है, मगर यहाँ आतिशज़दगी के कई अलमनाक वाक़यात ने न सिर्फ इंसानी जानें ली हैं बल्कि कारोबार और सनती सरमायाकारी को भी शदीद नुकसान पहुँचाया है। चंद साल पहले चले जाएं या दूसरे सूबों में अभी भी आप एक चीज़ देख सकते हैं कि वहाँ पे हमारी बल्दिया जो थी उनके पास एक फ़ायर सर्विस होती थी जिनके पास ना प्रॉपर फायर टर्न आउट गियर थे, ना ट्रेनिंग थी, ना ही स्टाफ की फ़िटनेस होती थी। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, बागबानी और फायर फाइटिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है और इसको समझने की ज़रूरत है। सारी दुनिया में अगर फायर रेस्क्यूअर्स को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है मुआशरे में, तो उसकी वजह है क्योंकि वो फिज़िकली फ़िट होते हैं और वेल ट्रेंड होते हैं। और अब उनका 90% काम फायर सेफ्टी पे है, जहाँ पे रेगुलर वो फायर ड्रिल्स कराते हैं बिल्डिंग्स के अंदर ताकि आग लगे ही ना। तो जहाँ पे वो फिज़िकली फिट हैं और वेल ट्रेंड हैं तो अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालकर प्रॉपर उन्होंने फायर टर्न आउट गियर पहना होता है, सारा चीज़ें पहनी होती हैं, वो जाके लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ इमरजेंसी सर्विस का इसमें हम उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। अब बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान 2016 उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि सेफ्टी की ज़िम्मेदारी इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा बिल्डिंग ऑनर, बिल्डिंग मैनेजर या बिल्डिंग का जो ऑक्यूपायर है उस पर भी इक्वली पड़ती है। तो ये चीज़ें अब सेफ्टी क्यों नहीं हो पाती? मैं ये समझता हूँ कि ये 3 चीज़ें जैसे फायर का डिटेक्शन सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर्स, फिर हंगामी इनखला का रास्ता और नंबर 3 आपका जो अर्ली फायर फाइटिंग सिस्टम है जिसको हम कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। अगर ये 3 चीज़ें जिस बिल्डिंग में काम कर रही हैं वहाँ पे बहुत रेयर है, बहुत कम चांसेस हैं कि वहाँ पे ह्यूमन लाइफ का लॉस हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक हाई राइज बिल्डिंग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मन देखा ये गया है कि जो हंगामी इनखला के रास्ते हैं उसके आगे या तो टूटा हुआ फर्नीचर होता है या वहाँ पे कोई छोटी शॉप वगैरह बना दी जाती है और एज ए रिज़ल्ट ये होता है कि वो रास्ता बंद हो जाता है। और ऐसी सूरत में जब इमरजेंसी होती है तो वो हंगामी इनखला का रास्ता बंद होता है और इसके अलावा पूरी बिल्डिंग में अंधेरा हो जाता है, स्मोक से भर जाती है और फिर इसके बाद ये इस तरह की सूरत हाल होती है जो कि हमने कराची में देखी है। शहर की तारीख में मुहलिक और तबाहकुन आतिशज़दगी के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिनके बाद इन वाक़यात और हादसात के असबाब को जानना और उनके सद्देबाब के लिए सरकारी सतह पर कोशिश होना चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से इन्हें बहुत जल्द भुला दिया गया। हाल ही में गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग सबसे ज्यादा तबाहकुन साबित हुई है। एम ए जिन्ना रोड पर वाक़े इस मॉल में लगी आग में अब तक कम अज कम 50 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। दर्जनों जख्मी हुए और 1200 दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को भी एक बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि इस हादसे में लापता होने वालों की तादाद बढ़ रही है। ये वाक़या कराची की तारीख की सबसे तबाहकुन आतिशज़दगियों में शुमार किया जाता है। जब तक जो मिसिंग लोग हैं इस वक्त जो अपने घर नहीं पहुंच पाए उनको हम रिकवर नहीं करते, तब तक ये सर्च ऑपरेशन जो है जारी और सारी रहेगा। जब कोई सानिया होता है ना तो हम लोगों के दिलों को जोड़ने के बजाय इसके ऊपर मनफी सियासत शुरू कर देते हैं, इल्ज़ाम तराशी स्टार्ट कर देते हैं। सियासत करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, बहुत सारे इश्यूज़ मिलेंगे जिसके ऊपर आप सियासत कर सकते हैं। हम चीज़ों को ऑन करते हैं, हम लोगों के दरमियान खड़े रहना चाहते हैं ताकि लोग इस मुश्किल वक्त में लोग ये ना सुने कि इसकी जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी है। लोगों को ये पता चले हमारी हुकूमत हमारे साथ खड़ी है और जो कुछ करने की ज़रूरत है वो कर रही है। उन माओं पर क्या गुजर रही होगी, उन घर वालों पर क्या गुजर रही होगी कि जिनके बच्चों के आखिरी लम्हात तक की जो है वो मोबाइल के जरिए से उनकी आवाजें आ रही थी और फिर उन्होंने कहा कि अब मैं बात नहीं कर पा रहा। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के रेडियस पर 2 फायर स्टेशन मौजूद हों और वो वक्त पे ना पहुंच सके, किसी के पास पानी ना हो, कोई गाड़ी चलने के लिए डीजल ना हो। इस तरह की जो तीसरे दर्जे की आग थी, इसका अपना प्रोटोकॉल होता है, हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। वक्त पे ही आ जाता तो शायद इंसानी जानों का इतना ज़िया नहीं होता। इसकी जिम्मेदारी किस पे? इसमें तो आप टीयर्स हैं ना, बहुत सारी के इदारे हैं और जाहिर सी बात है उनको गवर्न जो कर रहे होते हैं, जो भी उसमें जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं वो कर रही होती हैं। अल्टीमेटली सवाल तो हुकूमत से ही होगा ना, जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है उसी से होगा कि आपने इसके इक़दाम के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। माज़ी में भी जो हुकूमतों में रहे उनसे भी सवाल होगा।
तो यस कि वो तो जो भी पार्टीज़ हुकूमतों में रही हैं, चाहे वो आज की हों या बाद की हों, उनसे ये सवाल तो किया जाएगा ना। और ये मैं बताऊं कि चूंकि हम बहुत इंसान भूलने का मर्ज है, तो आप ये तवातुर से देख लें, कोई एक साल खाली नहीं गया है कराची में जो इस नौइयत के हादसे हुए हैं। हर साल कोई ना कोई छोटा या बड़ा हादसा होता है, उसका स्केल कहीं बड़ा हो जाए तो वो आपको लगता है कि उसमें कई हलाकतें हो गई, कितने मासूम लोग जान से चले गए, तो शायद इसका शोर ज़्यादा हो गया। लेकिन आए दिन कोई ना कोई हादसा किसी न किसी सतह पर गफलत की वजह से हो रहा होता है, निज़ाम की ख़राबी की वजह से हो रहा होता है। तो ये सवाल तो बनता है ना उन हुकूमतों से भी जो आज की हैं उनसे भी, और जो आज की हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, माजी में हुकूमतों में थे, उनसे भी सवाल बनता है कि आपका जब गवर्नेंस का ऑडिट किया जाए तो उसमें क्या आपके खाते में क्या निकलेगा। तो बहरहाल इसकी जिम्मेदारी सबकी है, आज की हुकूमतों पर भी और माजी में। अगर सिर्फ कराची शहर में आतिशज़दगी के नुमायां वाक़यात पर नज़र डाली जाए तो साल 2024 और 2025 के दौरान कोरंगी और मेहरान टाउन में कई दुकानों में आग लगी, जिनमें कुछ दुकानें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। ताहम जानी नुकसान की इत्ला महदूद रही। इसी तरह 25 नवंबर 2023 को आरजे शॉपिंग मॉल की चौथी मंजिल पर बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग में कम से कम 11 अफराद जाँ बहक और 35 से ज़ायद जख्मी हुए। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू एहलकारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसे इंसिडेंट्स हमारे लिए आई ओपनर हैं। हमें इन हादसात और सानियात से सबक सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हाई टेक आप चीज़ें लगाएं, आप बेयर मिनिमम तो फायर सेफ्टी प्रोविजन कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर रख सकते हैं, स्मोक डिटेक्टर्स लगा सकते हैं, इमरजेंसी एग्जिट्स बना सकते हैं। जहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई है, आप मेटालिक होती है इमरजेंसी एग्जिट, ताकि लोगों की जान तो बच जाए। तो अगर आप मेटालिक इमरजेंसी हंगामी इनखला का रास्ता उसमें दे दें बिल्डिंग में हर 100 फुट के फासले पर, तो एटलीस्ट ये कि लोग जो हैं वो अपनी जानें तो बचा पाएंगे। बाकी तो चीज़ें अब देखें, लाइफ का तो कोई नेमल बदल नहीं है, तो हमें इस चीज़ में जो है वो फोकस करना चाहिए कि बेयर मिनिमम जो चीज़ें जिससे हमारी लाइफ को सेफ्टी हो, वो उसको हम उसकी कंप्लायंस तो ज़रूर दें। अप्रैल 2023 में न्यू कराची की 2 फैक्ट्रियों में आग लगने से 4 फायर फाइटर्स जाँ बहक और 13 दीगर जख्मी हुए। दोनों इमारतें रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गिर गईं। गुलशन इकबाल में जून 2022 में लगने वाली आग में सैकड़ों गाड़ियां बशमूल 500 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और कई कारें तबाह हो गईं। 2021 में मेहरान टाउन की एक फैक्ट्री में आग लगने से 16 कारकुन जाँ बहक हुए और इसी साल सदर बाजार, कोऑपरेटिव मार्केट और विक्टोरिया सेंटर में कई दुकानें और स्टॉक जल गया, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह दिसंबर 2016 में रेजेंट प्लाजा होटल में आग लगने से 11 अफराद जाँ बहक और तकरीबन 75 जख्मी हुए। फायर अलार्म और एग्जिट के नाकिस इंतजामात ने नुकसान को बढ़ा दिया। 2012 में साना बल्दिया टाउन में फैक्ट्री को आग लगा दी गई। वो मनसूबाबंद कार्रवाई थी, वो भत्ता लेने के लिए कार्रवाई की गई थी, जिसमें 259 जिंदा इंसानों को जला दिया गया। रात को सोने से पहले जो आपके बिजली के या सुई गैस के आलात हैं, हीटर हैं, चूल्हा है, उसको बंद करके सोएं और मेन वेल्व से बंद करें उसको। गैस की लोड शेडिंग होती है तो एलपीजी का सिलेंडर जो है वो बिल्डिंग से बाहर रखें। सनती आतिशज़दगियों में सबसे मुहलिक वाक़या 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन में अली इंटरप्राइजेज गारमेंट्स फैक्ट्री में पेश आया, जहां 289 मजदूर आग और धुएं में दम घुटने से जाँ बहक हो गए। फैक्ट्री में एग्जिट के दरवाजे बंद और हिफाजती इंतजामात ना होने की वजह से मजदूर बाहर नहीं निकल सके। कराची में के इदारों पर और कराची में जो लोग सियासत के नाम पर माफियाई किरदार अदा कर रहे हैं, उसमें MQM और पीपल्स पार्टी शामिल हैं। 2012 में साना बल्दिया टाउन फैक्ट्री के जिसमें फैक्ट्री को आग लगा दी गई, वो मनसूबाबंद कार्रवाई थी, वो भत्ता लेने के लिए कार्रवाई की गई थी, जिसमें 259 जिंदा इंसानों को
जला दिया गया और इस पूरी कार्रवाई में MQM पेश थी। अदालत से ये फैसला आया। आज तक बल्दिया टाउन साने के लोग जो है वो धक्के खा रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है और करप्शन और कमीशन के नाम पर उनसे 2-2 लाख रुपए जो है वसूल किए गए कि उनको जो है कंपनसेशन देने के लिए 2-2 लाख रुपए कमीशन के वसूल किए गए। ये तो हालत है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि सारे इदारे जिनको अपना काम करना था वो काम नहीं कर रहे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, महकमा फायर ब्रिगेड हो, 1122 हो, PDMA हो, NDMA हो, कि अरबों रुपए का इनका बजट है। अपना काम न करने की वजह से आज ये सूरत हाल है कि शहर में हर तरफ तबाही नज़र आती है। 23 जनवरी 2008 को साइट एरिया में पेंट फैक्ट्री में आग भड़क उठी, जिससे 7 अफराद झुलसकर जख्मी हुए। जनवरी 2007 को साइट एरिया में एक कपड़े की फैक्ट्री में आग के दौरान रेस्क्यू के 5 अहलकार भी जाँ बहक हो गए। फरवरी 2007 को पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कारपोरेशन की इमारत में आग लगी, जिस पर 19 घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद काबू पाया गया और 11वीं से 14वीं मंजिल तक हर चीज राख बन गई। इसी तरह शहर के दीगर रिहायशी इलाकों में भी आग लगने के मुतअद्दिद वाक़यात में दर्जनों झोंपड़ियां जल गईं, जिससे लोग बेघर हुए और माली नुकसान हुआ। ये तमाम वाक़यात कराची में आग से बचाव के निज़ाम में मौजूद खामियों, बिजली के शॉर्ट सर्किट, गैर महफूज सनती और तिजारती इमारतों, नाकाफी एग्जिट रास्तों और हिफाजती कवानीन के नफाज में नाकामी की अक्कासी करते हैं। हर आतिशज़दगी के बाद हुकाम की कोशिशें जारी रहती हैं, लेकिन ये वाक़यात शहर में आग से तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम चैलेंजेस को उजागर करते हैं। खतरनाक आतिशज़दगी और इसमें इंसानी जानों का ज़ाया होना, रेस्क्यू कार्रवाइयाँ नाकाम होना और अरबों रुपए मालियत का सामान तबाह हो जाना एक तरह से कराची की शनाख्त बनकर रह गया है। फायर होती है वो बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी से होती है। फायर सेफ्टी प्रोविजन जो है सेरीना में या हाई राइज बिल्डिंग जो आपका ब्लू एरिया है, इसमें यहाँ पे तो अप टू दी मार्क हैं, लेकिन जब आप इसमें जो ह्यूमन एक्टिविटी है यानी केयरलेसनेस है, उस वजह से इंसिडेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आपकी फायर इंसिडेंट हो सकते हैं। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँगा कि रात को सोने से पहले जो आपके बिजली के या सुई गैस के आलात हैं, हीटर हैं, चूल्हा है, उसको बंद करके सोएं और मेन वेल्व से बंद करें उसको। या LPG की आजकल चूँकि गैस की लोड शेडिंग होती है, तो LPG का सिलेंडर जो है वो बिल्डिंग से बाहर रखें। जहाँ आप हीटिंग कर रहे हैं वो उस प्रेमिसेस के अंदर ना हो, बाहर हो और वेंटिलेटेड एरिया में हो। तो ये बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आपको इस तरह के सानियात और इमरजेंसी से जो है आपको बचा सकती हैं। भी शॉप्स थी और नीचे हम लोग बिज़नेस रन करते हैं, तो जिस वक्त ये सब सानिया हो रहा था हम लोग बेसमेंट में थे। तो बेसमेंट में हमारी शॉप थी, कस्टमर्स भी शॉप्स पे थे, तो हमारी शॉप पे कर्टन लगा हुआ था। तो एकदम अनाउंसमेंट हमने सुनी कि बेसमेंट फ़ौरन खाली कर दिया जाए, आग लग गई ऊपर। नीचे हमारी अपनी जो शॉप रन करते हैं उनमें भी लाखों रुपए का माल था और ऊपर हमारी अपनी शॉप थी वो रेंट पे दी हुई थी। तो अब ये सब जल चुका है, मलबा हो चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है। 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं और फिर दूसरा एक वहीद भाई है, हम उधर काम करते थे, वो भी लापता है, बिल्कुल रब्ता नहीं हो रहा। हाँ ट्राई करिए, लापता नहीं, कोई रब्ता नहीं। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक शहर में आतिशज़दगी के वाक़यात से निमटने के लिए 43 फायर टेंडर्स, 8 स्प्रिंकलर्स, 2 बाउज़र, 2 रेस्क्यू यूनिट्स और 1 फर्म यूनिट मौजूद हैं, जो तकरीबन 3.5 करोड़ आबादी के लिए नाकाफ़ी हैं। ये आदादोशुमार शहर में आग के खतरे की संगीनी को जाहिर करते हैं। सहूलियात और जो कैपेसिटी है उस पर हमेशा सवाल हो सकता है। मतलब वो हादसे की नौयत देख के आप हमेशा सवाल कर सकते हैं कि इतने फायर स्टेशन होने चाहिए, इतनी गाड़ियाँ होनी चाहिए, इतने फायर फाइटर्स होने चाहिए। बिल्कुल इतना करोड़ों का शहर है, उसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होने चाहिए। गवर्नमेंट की सतह पे हम सुनते हैं कि 28 के करीब फायर स्टेशन हैं, 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी का शहर है। तो ये तो खुद एक मतलब सिंपल मैथ्स है ना, इसमें क्या आदमी जो है वो कोई साइंस का लड़ाएगा कि इसमें 2-2.5 करोड़ की आबादी के शहर में या इससे भी ज़्यादा की आबादी के शहर में 28 फायर स्टेशन हैं, तो उस पर क्या मतलब इसमें कोई सिंपल मैथ्स है कि कितने होने चाहिए, दर्जनों और सैकड़ों होने चाहिए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ तवज्जो जो है वो दूसरे मामलात पर ज़्यादा होती है,
ये किसी भी डिज़ास्टर के नतीजे में चंद दिनों के लिए एक हवा सी बनती है, लेकिन वो फिर कहीं ख़त्म हो जाता है सारा। पाकिस्तान में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ताउन से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तैयार करदा बिल्डिंग कोड फायर सेफ्टी प्रिवेंशन को 2016 में मंजूर किया गया, लेकिन 10 साल गुजरने के बाद भी हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। इस ज़ाब्ते की एक भी शिक कराची में नाफिज नहीं है। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि SBCA जैसा रेगुलेटरी इदारा फायर सेफ्टी की भी फिक्र नहीं करता और ना ही उन लोगों के साथ ताउन करता है जो इसकी रोकथाम और इससे तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। जितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पूरे पाकिस्तान में है और उनमें जिसमें ये हादसे हुए हैं इससे पहले भी, अगर उनकी आप केस स्टडी देखें, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स देखें, वो चाहे लाहौर के हों, चाहे कराची के हों, चाहे इस्लामाबाद के हों, उसमें जो कॉमन इशू है वो है डिटेक्शन का सिस्टम ना होना। लेकिन अगर डिटेक्शन भी है तो लोगों की लाइफ कंप्रोमाइज़ तब होती है जब वहाँ एवैक्यूएशन के रास्ते नहीं हैं। ओरिजिनल बिल्डिंग प्लान में रास्ते होते हैं, प्लान अप्रूव हो जाता है, एग्ज़िट भी होते हैं, लेकिन वो एग्ज़िट हाउस कीपिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। वहाँ दुकानें बन जाती हैं, उनको बंद कर लिया जाता है, उनके आगे काट कबाड़ रख दिया जाता है। जो चीज़ बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए उसको हम डंप कर देते हैं। तो एग्ज़िट अगर खुले नहीं है, नॉर्मली बिल्डिंग जितनी हादसे हुए हैं जो मेरे एक्सपीरियंस में आया उसमें एग्ज़िट खुले नहीं थे, फायर डोर नहीं थे। फायर डोर आपकी आग को कंटेन करता है, कंपार्टमेंट करता है, अगले पोर्शन में जाने से रोकता है। अगर सादा डोर लगे, फायर डोर नहीं तो आग तो अगले पोर्शन में चली जाएगी, आपने आग को कंटेन करना है। तो अगर बिल्डिंग में फायर डोर या कंपार्टमेंटेशन नहीं है तो आग आगे गई है। फिर ये जो आपकी शाफ्ट हैं, डक्टिंग है HVAC की, ये आपकी एलिवेटर की शाफ्ट हैं, आपकी ये सीढ़ियों की शाफ्ट हैं, आपकी ये क्या नाम है इसका लिफ्ट की शाफ्ट है, ये तो चिमनी का काम कर रही हैं। अगर ये फायर प्रोटेक्टेड नहीं है तो आग तो शू करके निकलेगी वर्टिकली और सारे फ्लोर को घेर लेगी। तो इन सारी बिल्डिंग्स में एग्ज़िट नहीं थे जो बेसिक काम था। दूसरा डिटेक्शन का सिस्टम नहीं था कि लोगों को बर वक्त पता चले और लोग बर वक्त एवैक्यूएट हो सकें। 7:30 का टाइम था कि जब हमें कॉल हमारे रिसीव हुई कंट्रोल रूम में और इमीडिएटली वहाँ पे गाड़ियाँ मूव की गई। इनिशियल जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी वो यही थी कि धमाका हुआ और उसमें कुछ घरों की छतें गिर गई हैं। हादसे का जो इल्म है वो धमाके से हुआ, क्योंकि सब लोग सोए हुए थे। धमाके की वजह से फिर वो उठे हैं तो पता चला कि धमाका हो गया और उस वक्त तक जो हमारी फैमिलीज़ हैं वो दब चुके थे मलबे पे। 11 जनवरी की सुबह 7:30 बजे इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में एक रिहायशी मकान में गैस लीक हो जाने के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके वाले घर में शादी की तकरीब हो रही थी और रात को ही बारात वापस पहुंची थी। इस धमाके में कम से कम 8 अफराद जाँ बहक हुए और इनमें दुल्हा और दुल्हन भी शामिल थे। 12 अफराद जख्मी हुए और धमाके से कम 6 मकानात मलबे का ढेर बन गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये हादसा गैस लीकेज के बाइस पेश आया। 7:30 का टाइम था कि जब हमें कॉल हमारे रिसीव हुई कंट्रोल रूम में और इमीडिएटली वहाँ पे गाड़ियाँ मूव की गई। इनिशियल जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी वो यही थी कि धमाका हुआ और उसमें कुछ घरों की छतें गिर गई हैं। इनिशियल इंफॉर्मेशन मिली थी। हमारी गाड़ी वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे जब सीन असेसमेंट की गई तो पता चला कि 3-4 घर हैं, छोटे छोटे घर हैं। वहाँ कच्ची आबादी है बेसिकली। घर मीन 1 कमरा 1 रूम, वो दैट इज़ नॉट अ बिग वन, ठीक है जी। तो वो 3-4 घरों रूम्स की छतें गिरी हुई थी और वहाँ पे लोग जो है वो कह रहे थे कि काफ़ी सारे लोग इसके अंदर हैं, शादी वाला घर है, लोग मेहमान भी आए हुए हैं, न्यूली मैरिड कपल भी है। और इमीडिएटली इस चीज़ को देखते हुए पूरे हमने इस्लामाबाद से मज़ीद टीमें जो हैं वो मूव करवा दी और वहाँ पे हमने एक्टिवली जो हमारी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम है उसने भी सर्चिंग का काम और शुरू किया और जो लोग नीचे फंसे हुए थे उनको फौरी तौर पर बाहर निकाला। इतवार का दिन था, सुबह सब लोग अपनी अपनी जगह पे आराम कर रहे थे, सो रहे थे। तो हादसे का जो इल्म है वो धमाके से हुआ, क्योंकि सब लोग सोए हुए थे। धमाके की वजह से फिर वो उठे हैं तो पता चला कि धमाका हो गया
और उस वक्त तक जो हमारी फैमिलीज़ हैं वो दब चुके थे मलबे में। इस नुकसान का अजाला तो कोई भी नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है कि किसी इंसान का कोई अजाला कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इदारों ने एफ़र्ट ज़रूर की है, कोशिश की है, हमारे दुख में शामिल रहे हैं। इतवार वाले दिन से लेके आज तक वो मुसलसल हमारे साथ हैं, राब्ते में हैं, और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो जितना वो कर सकते हैं वो ज़रूर कर रहे हैं। हमें किसी ने नहीं बताया, हम लोग सोए हुए थे, हमें कुछ नहीं पता चला। बस ऊपर से जब छत गिरी है तभी पता चला कि हमारे ऊपर कुछ गिरा है। ना मेरे बच्चों को पता था, ना मेरे मियाँ को, ना मुझे। हम लोग सोए हुए थे बस, और जब बाहर निकले फिर ही पता चला कि 7 बजे ये हादसा हुआ। हम लोग बेघरों में हैं, ना हमारे पास कोई चीज़ है, बच्चों के आगे पेपर है, एक चीज़ भी नहीं है, इनके स्कूल जाने के लिए भी कुछ भी नहीं है मेरे पास। जब एक दफ़ा गैस फैल जाती है तो इसमें अक्सर व बेशतर यही होता है कि आप उसको यानी गर्म धुएं को या फिर जो आग है उसको किसी हद तक आप अपनी सांस की नाली के अंदर ले जाते हैं। जब एक दफ़ा वो सांस की नाली के अंदर चला जाए तो जल्द तो अपनी जगह है, जो फेफड़े हैं वो भी जल जाते हैं, और जब एक दफ़ा हमारे नरम फेफड़े जो हैं वो जल जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर जो सांस लेने की क़ुव्वत और सक्कत है वो कम हो जाती है। बताना ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसानी ज़िंदगी, उसका होश, उसके अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़अत और बाकी तमाम चीज़ें हैं, उसका दारो मदार ऑक्सीजन के ऊपर है। और जब आपके पास ये रेडॉक्स रिएक्शन चलता रहता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस सूरत हाल में अल्टीमेटली इंसान बेहोश होना शुरू हो जाता है। एक ख़ास किस्म की गैस कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी या उसकी ज़्यादती की वजह से भी इंसान जो है वो अल्टीमेटली बेहोश हो जाता है। मैं फिर वही बात दोहराऊँगा, सीन सेफ्टी, यानी कि अगर इंसान ऐसी जगह, ऐसे कमरे में मौजूद है, उसको फौरी तौर पे वहाँ से हटाना इंतहाई ज़रूरी है। आप उसको कच्ची आबादी कह लें या लोकल मोहल्ले टाइप कह लें, वो बहुत ज़्यादा हैं। आप बाराकाऊ देखें, तन्नौल देख लें, रवाद साइड देख लें, ये इन मतलब एक सिस्टमाइज सोसाइटीज़ नहीं बनी हुई। तो यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो गैस कनेक्शंस कई जगहों पे हैं, और कई जगहों पे जहाँ पे गैस कनेक्शन नहीं है लोग वहाँ पे सिलेंडर यूज़ करते हैं, और पर्टिकुलरली सर्दियों में ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि लोड शेडिंग होती है तो लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं। अब ये पर्टिकुलर ब्लास्ट था, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है कि इट वाज नॉट अ सिलेंडर ब्लास्ट, बल्कि कई घरों में जो डिमोलिश हुए अनफॉर्चुनेटली उनमें सिलेंडर्स अभी भी पड़े हुए थे और दोज वाज नॉट ब्लास्टेड। ये सिर्फ गैस ब्लास्ट था। सब्सिक्वेंटली वो जब शॉप कीपर अपनी फिलिंग करा के लाता है तो शॉप में 2 इशूज़ आते हैं। एक तो कुछ लोग आते हैं जो अपना फुल फ्लेज सिलेंडर लेते हैं, और कुछ लोग, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक कंडीशन तो मुल्क की इतनी अच्छी नहीं है शुरू से ही, तो इकोनॉमिक कंडीशन से मुराद ये है कि जो लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो पूरा सिलेंडर भी लेते हों। वो एट टाइम्स 2 किलो लेते हैं, 3 किलो लेते हैं। ये बड़ी सोशल हमारा एक ट्रेंड है। तो जब वो शॉप पे जाता है वो एट टाइम्स अपना सिलेंडर लेके जाता है, उसके पास अपना 5 किलो 8 किलो का सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर ले जाता है उस शॉप पे और रीफ़िल करवाता है। अब वो रीफ़िल जो है ना, दैट इज़ एन इलीगल एक्टिविटी, जो डीकैंटिंग उसको कहते हैं, कि एक बड़े सिलेंडर से फिल करके रीफिल मतलब फिलिंग जो है ना वो छोटे सिलेंडर में कर रहा है। अब है तो वो इलीगल, लेकिन अगेन सोशल स्टेटा हमारा ऐसा है कि वो कोई बंदा 1 किलो गैस ले रहा होता है, कोई 2 किलो गैस ले रहा होता है, कीपिंग हिज व्यू द मनी इन हिज पॉकेट। आपको पता है लोग रूरल एरियाज़ में इसी तरह ही जो है ना वो गैस लेते हैं कि जी आज 2 किलो गैस लेके आओ, वो 4 दिन चलेगी एंड देन सब्सिक्वेंटली दोबारा परचेज़ कर लेंगे। बल्क में गैस लेना ऑफ कोर्स वो उनको एक्सपेंसिव भी पड़ता है, और शायद सारे लोग अफोर्ड भी वन टाइम नहीं कर सकते, जो मजदूर तबका पर्टिकुलरली है। तो वो डीकैंटिंग जो है ना वो इलीगल है, जिस पे कॉन्स्टेंटली चेक चल रहा होता है। और एट टाइम्स कोई प्रोफेशनल एलपीजी शॉपकीपर्स भी हैं जो बड़े प्रोफेशनल तरीके से उसको डीकैंट करते हैं और छोटे सिलेंडर्स में उसको फिल करके वो घरों पे देते हैं। तो छोटे सिलेंडर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन अगेन मैंने कहा वो इट इज़ एन एक्सपेंसिव, कुछ लोग अफोर्ड करते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जो हमारी जो सिविल डिफेंस की टीम है उसको कॉन्स्टेंटली चेक करती हैं। हमारा CDA का डिपार्टमेंट है जिसको हम एमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, उनकी टीम्स भी हैं जो फायर अरेंजमेंट्स भी उन शॉप पे चेक करती हैं। तो इट इज़ एन ऑनगोइंग एक्सरसाइज, और रेट्स भी कॉन्स्टेंटली चेक करते हैं। आजकल तो रेट्स भी बड़े जो है ना वो वायलेशन रेट की चल रही होती है सर्दियों में पर्टिकुलरली, क्योंकि ये लोड शेडिंग बढ़ती है तो उनकी जो है ना वो सप्लाई जो है ना वो डिपेंड करती है डिमांड पे। वो चूँकि मैच नहीं कर रहा होता तो वो लोग उसको वायलेट करते हैं शॉपकीपर। उस पर कॉन्स्टेंट एक्सरसाइज है। हमने पिछले दिनों में कई दुकानें सील की, उनको फ़ाइन किया, उनके अरेस्ट भी किए, और अगेन ऐसे कि इट इज़ ऑनगोइंग एक्सरसाइज।
इस्लामाबाद वाकया एक ऐसा हादसा था जिससे अंदाजा हुआ कि जहां सहूलियात और हिफाजती बंदोबस्त बहुत करीब भी हो, तो धमाके के बाद आतिशज़दगी से होने वाले नुकसानात को कम करने के लिए न सिर्फ जदीद तरबियत की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि इमदादी इदारों का मुकम्मल एक्टिव होना भी उतना ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ हुकूमती सतह पर भी ऐसी कानून साजी और इक़दामात नागुज़ीर नज़र आते हैं जो तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और गुंजान आबाद शहरी इलाकों में इस किस्म के हादसात को रोकने और नुकसान को कम से कम करने में मुआविन हो। ये जो सिलेंडर्स फटने के जो वाक़यात हैं, ये बहुत इनमें एक रीअकरेंस होने शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा तादाद में सुनने में आता है कि गैस सिलेंडर फटने से कीमती जानों का नुकसान हो रहा है। लेकिन जो वजह मेरी कंसर्न की थी वो यही था कि जब मुझे पता लगा कि एक न्यूली वेड कपल जो है वो एक गैस लीक हुआ सिलेंडर में और सिलेंडर फटने से वो उनकी जानें चली गईं। ना सिर्फ उनकी जानें चली गईं बल्कि घर में जितने भी अफराद थे वो सब लुक़मा अजल बन गए। तो बहुत तकलीफ़ हुई ये सुनकर, और तब मैंने ये सोचा कि क्या ऐसा अमल है जो कि जिस वजह से ये बार बार इस तरह के वाक़यात सुनने को मिलते हैं, और हर वक्त डर लगा रहता है जब भी कहीं मैं गैस का सिलेंडर देख लूँ। आपको पता है कमर्शियल एक्टिविटीज़ में, रेस्टोरेंट्स में, वैसे भी इस मुल्क में शॉर्टेज है गैस की, तो ज़्यादा गैस सिलेंडर्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो एक किस्म का डर लगता है। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसके ऊपर कॉलिंग अटेंशन जमा करवाऊँ। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है। उन्होंने बैक इन 2019 एक लॉ पास किया, जो कि उस वक़्त फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर थे, कि ये जो फाइबर के सिलेंडर्स आए हैं जो कि सेफ़ हैं और वो अगर फट भी जाएं तो उसमें जानी नुकसान जो है वो उसका कम ख़तरा होता है। तो उस लेजिस्लेशन के ऊपर अमल दरामद आप ठीक कह रहे हैं कि नहीं हो रहा। आई हैव ऑल्सो पुट अ क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री कोऑर्डिनेशन कि वो हमें बताएं कि क्यों अभी तक प्रोविंसेस जो हैं वो नाकाम हैं इस फाइबर के सिलेंडर्स को कि आम तरसील या आम लोगों तक पहुंचने में क्यों इतनी देर हो रही है। इसमें शक नहीं कि हमारे यहाँ अगर हादसात से बचाव के लिए जदीद इंतजामात की कमी है, वहाँ पर आम शहरियों को भी तरबियत और आगाही की ज़रूरत है कि अगर खुदा न ख्वास्ता कहीं पर कोई बड़ा हादसा हो जाता है या आतिशज़दगी का कोई वाक़या रोनमा हो जाता है तो इससे किस तरह निपटना है और किस तरह खुद महफूज रहते हुए दूसरे लोगों को भी इससे बचाना है। जहाँ पे नंबर ऑफ़ एमरजेंसीज कम होती हैं वहाँ पे आपके पास प्रोफेशनल ट्रेंड या ये वो लोग नहीं होते बल्कि वॉलंटियर्स होते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेंड गांव की सतह पे भी वॉलंटियर्स हो ताकि कोई भी बंदे को कोई इमरजेंसी हो तो फ़ौरन वो कर सके। अब रहा सवाल एक कि जी हमारे इदारों के साथ तो जहाँ पे भी होता है पूरा डेटा डेली बेसिस पे सारे डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर किया जाता है ताकि मौसर अंदाज से अगर कोई भी इमरजेंसीज़ हो रही हैं, कोई हादसात हो रहे हैं, कोई गैस लीकेज के वाक़यात हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ पे उनके साथ शेयर किया जाए। लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूँ यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी शहरी की है कि जहाँ पे आपके अपने घर में हुकूमत ने आपको गैस प्रोवाइड की है, आप तक वहाँ पे पहुँचा है, तो कम से कम रात को सोते वक्त अपना गैस हीटर बंद कर लें। इलेक्ट्रिक हीटर बहुत करीब करके ना सोएं कि रात को जाए या किसी और का आपका कपड़ा उधर गिर जाए और उसके साथ आपको आग लग जाए। अभी पहले 2 हफ्तों में ही यानी 19 तारीख तक की तकरीबन आपके पहले 2 हफ्तों में इस साल के शुरू में 2026 में ऑलमोस्ट इस वक्त तक 1000 आग लगने के वाक़यात हो चुके हैं और ज़्यादातर ये वाक़यात लोगों की अपनी गफलत से हैं। सो महकमे जितनी भी कर लें, अगर आपको सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक जदीद फायर एंड रेस्क्यू सर्विस भी है, प्रिवेंशन पे भी काम हो रहा है, तो शहरियों के ऊपर भी ये लाजमी है और ख़ुसूसी तौर पे अगर कोई शहरी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहे हैं कि वहाँ पे अपना तो थोड़ी सी गफलत से आप अपने सिर्फ अपार्टमेंट नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग्स फिर आप जो है वो ख़तरे में डाल देते हैं।